नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही केंद्र सरकार के कृषि के व्यापक बदलाव लाने के लिए नए विकल्पों को खोजने के लिए मुख्यमंत्रियों की उप समिति ने अपनी पहली बैठक में कृषि जिन्स पर आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ईसीए को गैरवाजिब माना है और इसे तत्काल हटाने की जरूरत भी बताया। समिति ने केंद्र सरकार के अनुदान और वित्त आयोग के धन आवंटन को राज्यों में किए गए कृषि सुधारों के साथ जोड़े जाने की जरूरत पर बल दिया है और कृषि उपज मंडियों पर समिति ने कुछ खास लोगों के वर्चस्व को चिंता का कारण बताया। समिति का मानना है कि कृषि उपज मंडियों की हालत राज्यों के बनाए मंडी कानून से ही खराब हुई है, जिसे सुधारे बिना किसानों को उसकी उपज का सही दाम मिलना मुश्किल दिखता है। तो समझेंगे कि जो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस समिति ने अपनी बातें रखी हैं उसके मायने क्या हैं, इसे बदलने के लिए क्या आगे का रोडमैप हो सकता है या क्या विकल्प हैं और उसका असर क्या होगा किसानों पर, उसकी उपज और उसके दाम पर। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। स्टूडियो में है डॉक्टर एमजे खान हैं, चेयरमैन हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से, आपका स्वागत है। सिराज हुसैन साहब हैं, सीनियर फेलो हैं ICRIER से, आपका स्वागत है। और डॉक्टर SK सिंह हमारे साथ हैं, डिप्टी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में खान साहब आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले जो पॉइंट समिति ने देखा है वो है ECA एक्ट को लेकर के, इसके दायरे में जिन्स का होना या कृषि उपज का होना या फिर बाहर होना, उसके मतलब क्या है और इससे कैसे प्रभावित होती है किसानों की इनकम या फिर उसकी उपज का मूल्य। देखिए, ECA कानून 1955 में तब बना था जब डेफिसिट का सिचुएशन था हर एक फील्ड में, चाहे वो सीड्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे फर्टिलाइजर्स की हो, चाहे फूड प्रोडक्शन की हो। लेकिन ओवर द ईयर्स एक एक करके सब में सरप्लस की सिचुएशन है। इनफैक्ट आज कंपटीशन मार्केट प्लेस पे है। सीड कंपनीज कॉम्पीट कर रही हैं, प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, देयर इज इंटेंस कंपटीशन। फर्टिलाइजर में भी कंपटीशन अब पिछले 5-7 सालों से, इनफैक्ट DAP और पोटास में अगर देखें काफ़ी टाइम से, और यूरिया में भी अभी थोड़ा इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन देयर इज़ नो डेफिसिट काइंड ऑफ सिचुएशन। वही हाल फूड्स का है। फूड ग्रेन्स जितना रिक्वायरमेंट है कंट्री की, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक बफर, उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। वेजिटेबल्स का उससे ज़्यादा हो रहा है। तो जितने कानून इसलिए बने थे कि इमरजेंसी में गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हों रेगुलेट करने का और इसको एक तरीके से सरप्लस सिचुएशन या होर्डिंग्स वगैरह को रोकने का, तो वो धीरे धीरे करके वो सिचुएशन बदल रही है। इसलिए जब ये सरकार हर एक एरियाज़ में एक तरीके से रिफॉर्म्स ला रही है, लेजिस्लेशन नए नए ला रही है और चार ही पुराने कानूनों को नए सिचुएशन के हिसाब से रिलुक करें और ज़रूरत पड़ती है तो नया लेजिस्लेशन पास करें। तो ECA लॉन्ग ओवरड्यू था। इसको रिलुक करने के लिए खास करके इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि काफ़ी प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है एग्रीकल्चर में। टोटल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का कोई 0.5%, 0.5 या 0.4% एग्रीकल्चर में आता है। तो कई प्राइवेट सेक्टर में CIA, FICCI वगैरह के भी जो रिप्रेजेंटेशंस रहे उसमें ये था कि एग्रीकल्चर में अगर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, पार्टनरशिप प्रमोट करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो जो पुराने आर्काइक लॉज हैं उनको थोड़ा सा रिलुक करें, चेंज करें, रिफॉर्म करें और नए कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है तो नया लेजिस्लेशन लेके आएँ। तो मेरी समझ से कई एंगल को देखते हुए ये सरकार इज़ वेल विद इन राइट्स एंड सही तरीके सही डायरेक्शन में है। अगर इसको रिलुक करें, चाहे कम्प्लीटली विड्रा करें, सस्पेंड करें या कोई नया फॉर्म इसका लाएं जो सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ओके, सिराज साहब, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसके पक्ष में ये दलील देते हैं कि ECA एक्ट के चलते कई बार जब कालाबाजारी या फिर उसकी कमी बाजार में दिखाने की कोशिश होती है आर्टिफिशियल तौर पर, तो इस एक्ट के ज़रिए उसको आप दूर कर पाते हैं। लेकिन इससे अगर जिन्सों को बाहर कर देंगे तो फिर कालाबाजारी कई बार उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कितना दम है और ECA एक्ट के अंदर जिन्स को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या राय है? देखिए, देश के कई सूबे ऐसे हैं जो डेफिसिट स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स की राज्य सरकारें इसके फेवर में अक्सर बयान देती हैं। मिसाल के तौर पे केरल है, क्योंकि वो जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कम प्रोड्यूस करते हैं, राइस भी और कमोडिटीज़ भी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी, वो दूसरी स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा इसके फेवर में रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इसका मिसयूज़ काफ़ी हुआ है और इसकी वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो प्राइसेस को डिप्रेस करता है और कोई स्टॉकिंग करते नहीं हैं ट्रेडर्स और उसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस गिरते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक रिफॉर्म है
ऐसा नहीं है कि इससे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो जाएगी। ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि इतने बड़े देश में अगर हम एग्रीकल्चर को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जिसकी कोशिश मैं समझता हूँ डिमोनेटाइजेशन के ज़रिए की गई थी, हम समझते थे कि वहाँ से शुरुआत होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी देश में प्राइवेट स्टॉक दालों का कितना है ये किसी को पता नहीं। उसकी वजह यह है कि जो WDRA का रेजीम था, जिसके अंतर्गत वेयर हाउसेस को रजिस्टर कराना था अपने आप को, तो पूरे देश में सिर्फ 1300 वेयर हाउस रजिस्टर हुए हैं। कई राज्य ऐसे हैं, बिहार, झारखंड, जहाँ 2-4 वेयर हाउस हैं। तो गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। उसकी वजह से अगर EC एक्ट ख़त्म भी हो जाता है, फ़र्ज़ करिए गवर्नमेंट ये फैसला करती है ख़त्म हो जाए, गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं होगा कितना स्टॉक कहाँ रखा है। मैं ये समझता हूँ कि इसको अबेंस में रखना एक मुफीद कदम होगा, ज़रूरी कदम होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें वेयर हाउसिंग वगैरह में और जो बाकी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने हैं वो भी करने चाहिए। ओके, सिंह साहब, EC एक्ट को लेकर उसके दायरे में जो जिन्स हैं उसको लेकर अलग अलग लोगों की राय है। हालांकि जो मुख्यमंत्री की कमेटी उसने माना है कि उस दायरे के बाहर उसे लाना चाहिए अगर हमें कृषि उपज का सही मूल्य दिलाना है, या उस तरफ जैसा कि खान साहब ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट खिलाड़ियों को हमें उतारना है। तो ये मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी, हेलो। हाँ सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे, बताइए। हेलो सिंह साहब, आवाज मिल रही है ठीक है। आपको? हम लोग EC एक्ट को मार्क, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी बताएं। EC एक्ट को हम विपणन के दायरे से देखने का कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार जो है उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषकों को आय बढ़ाई जाए, उनको कल्याण का कार्य किया जाए, इस पर जोर दे रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवयव है विपणन सुधार। विपणन सुधार को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। एक, किसानों को पहुंच के अंदर बाजार उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी, वह बाजार जो है प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, उसमें मल्टीपल चैनल होना चाहिए। और तीसरी बात है कि एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग से उसको जो डिमांड क्रिएट होना चाहिए। अब इसीलिए भारत सरकार ने 2017 में 18 में मॉडल एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर और APMC पर सर्कुलेट किया राज्यों को लागू करने के लिए। अब हम बात को अपनी EC एक्ट पर आते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेक्शन 27 में ये बोला कि जो इस प्रोसेसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो एग्री वैल्यू चेन में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं तो किसी भी समय आप उनको EC एक्ट लगाकर उन पर स्टॉक लिमिट लगा देंगे, तो जो डिमांड उनको फॉरेन से मिली है उसको सप्लाई करने के लिए वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्टेड प्रोड्यूस आते हैं उसमें EC एक्ट का इम्प्लीकेशन, EC एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ताकि वह अपनी प्रोड्यूस को विदेशों में बेच सके। हमें ध्यान देना होगा कि हम 2 फ्रंट पर हमारी प्रोड्यूस निर्यात में compete करती है, एक क्वालिटी पर, दूसरा प्राइस पर। अब प्राइस की बात आई तो हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इसीलिए हमने मंडी कानून से बाहर रखा, मतलब कि उसमें ना ही मार्केट फीस लगेगी जो नॉर्मली 0.5 से लेकर 2% एड वैलोरम मतलब प्रोड्यूस के वैल्यू पर है। दूसरा है कमीशन चार्जेस, जिसकी अंतिम सीमा प्रोड्यूस का 7% तक है। इस तरीके से हम प्रोड्यूस को 8% के तकरीबन सस्ता कर सकते हैं और वहां जाकर compete कर सकता है वो। दूसरा मुद्दा आया कि क्वालिटी। हम कह रहे हैं एक्सपोर्टर्स एंड प्रोसेसर्स जो है, जब फार्मर्स के साथ मिलकर जिस प्रोड्यूस का, जिस क्वालिटी का, जिस वैरायटी का जरूरत है उसका प्रोडक्शन करेगा तो उसको डिजायर्ड क्वालिटी मिलेगी और वहां बना पाएगा। इसी तरीके से मॉडल APMC एक्ट में हमने व्यवस्था की। आपने कहा कि सीधा क्रय किया जाए, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। किसके लिए? आपको प्रोसेसिंग कराने के लिए। और 2 ये एलिमेंट ऐसे हैं कि जो सप्लाई डिमांड क्रिएट करते हैं और फार्मर्स के प्रोड्यूस को अच्छा मूल्य मिलता है। तो अगर आप EC एक्ट इन पर लागू कर देंगे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टॉक नहीं रख पाएंगे, और उनको चूंकि प्रोसेसिंग पूरा साल करना होता है, 6 महीना करना होता है, 8 महीना करना होता है, तो जो उद्देश्य के लिए जिनको लाइसेंस सीधा किसानों से मंडी के बाहर खरीदारी कर रहे हैं, उनको अगर ये इस
एक्ट के दायरे में रखा जाएगा तो मेरी समझ से कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सुधार की प्रक्रिया है, लेकिन तो सिंह साहब, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो सिंह साहब, सुधार की प्रक्रिया को हमको आइसोलेशन में नहीं देखना पड़ेगा। सिंह साहब, लेकिन मेरा जैसा, सवाल ये है, सचिव साहब, हाँ, जो जानकारी है कि देश में ग्रोसरी सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां जिनकी चेन है, उनके पास स्टॉक की कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि कैपिंग नहीं है, ईसी एक्ट होने के बावजूद। क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो इसके बावजूद यानी कि कुछ कंपनियां इस तरह के काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी किसानों को उसका सही फायदा नहीं मिल पा रहा, बल्कि वो, मैं कहूं कि जो कंपनियां हैं जो मिडिलमैन का काम कर रही हैं, वो फायदा उठा रही हैं। नहीं, पहली बात तो हम लोगों के सुधार प्रक्रिया में जो मिडिल मैन है उनको सप्लाई चेन से कहीं ना कहीं बाहर करने की बात है, या उनके रोल को परिवर्तित करने की बात है। बाहर करने से मतलब ये नहीं कि इकोसिस्टम से उनको हटा देना है। मार्केटिंग इकोसिस्टम में बना करके उनको रोल को प्रोडक्टिव बनाना है, उसको पैसे को जो कमा रहे हैं उसको सर्विस लिंक किया जाना है। जहां तक आपने कहा कि कुछ कंपनियां हैं उनमें स्टॉक लिमिट लागू नहीं होती है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी डायरेक्ट बायर्स हैं वह अपने पर्पज के लिए, अपने उद्देश्य के लिए जितना प्रोड्यूस खरीदते हैं, चाहे सीधे किसान से खरीदते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू सीधे किसान से ले, चाहे सीधे विपणन के माध्यम से ले, उन पर यह कानून नहीं लागू हो। इस चीज को हमने दोनों मॉडल एक्टों में सर्कुलेट किया है लगा करके, और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से मिलकर कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट से इसको कहीं ना कहीं इस समस्या का निराकरण पाना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि मंत्रियों की जो हाई पावर्ड कमिटी है चीफ मिनिस्टर्स की, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था सिराज साहब, क्योंकि अगर हम इसी एक्ट के बाहर भी जो बात करें कि उससे किसानों को सीधा फायदा होगा, अभी भी कुछ कंपनियां, जैसे कि मेरे पास जानकारी कि वो स्टॉक लिमिट उनके पास नहीं है, उस बाउंडेशन नहीं है, लेकिन उसका फायदा किसानों को बजाय उन कंपनियों को मिलता है। अगर इसे बाहर भी ले आए तो क्या जो असल फायदा है, जिसका मकसद किसानों को ज़्यादा मूल्य दिलाना है, वो हो पाएगा हासिल, है उसके लिए कुछ और सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि कंपनीज पे स्टॉक लिमिट नहीं है तो किसानों को फायदा नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत बड़ा स्टॉक नहीं रखेंगी, कोई भी कंपनी रखेंगी, वो सब किसी और प्लेयर को एंगेज करते हैं। तमाम प्लेयर्स हैं, एनसीएमएल है, एनबीएचसी है, और बहुत स्टॉकिस्ट हैं पूरे देश में। जो चीज़ जहां प्रोड्यूस होती है वो वहां गोडाउंस में रखते हैं, और वो कंपनियां फिर उनसे धीरे धीरे करके लेती हैं, भले ही वो चेन्स हो या प्रोसेसर हो। किसानों को उसका फ़ायदा होता है, ये कहना गलत है कि किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट जितना ऑर्गेनाइज होगी इंडस्ट्री, उतना किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। हो ये रहा है कि क्योंकि इंडस्ट्री इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है और इतने तरह की अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर एग्रीकल्चर के बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत हमने देखा, जब दाम बढ़े थे 2015 में, हम एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, क्या क्या फैसले नहीं किए गए। इनकम टैक्स के रेड करा दीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भेज दीजिए, पुलिस कमिश्नर को बुला लीजिए। अगर किसी ने कोई स्टॉक अपने यहाँ रखा है तो उसको ये डर था कि अब हम बस गिरफ्तार हुए। और तो इसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आप देखिए कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम हम लोगों ने शुरू करी थी 2010 में, 10 से लेके 14 के बीच में पूरे देश में करीब 150 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी बनी, लेकिन फिर भी बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, आसाम में बहुत ही कम बनी कैपेसिटी। अकेले पंजाब में 50 लाख टन बनी। तो अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको इंडस्ट्री को ये सर्टेनिटी देनी होगी कि हम अचानक कोई स्टॉक लिमिट नहीं लाएंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्रियों का जो फैसला है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें सर्टेनिटी लाने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट जो एक अहम है वो है मंडी कानून को लेकर, क्योंकि सब कुछ हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बाजार है जहां पर उसे उचित दाम मिलना चाहिए, वो अभी पॉइंट बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। उसको लेकर इस समिति ने काफ़ी चिंता भी जाहिर, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों का वर्चस्व या कब्जा, मैं कहूँ, या फिर एक पूरा का पूरा शिकंजा कुछ लोगों ने कसा हुआ है। इसे बदलने को लेकर कितना ज़रूरी है और रुकावट क्या है, रोड़ा क्या है? देखिए, पहले स्टेट गवर्नमेंट्स खुद मंडी पे कंट्रोल करना चाहती रही हैं अब तक, और वो इसलिए रही हैं कि तमाम सारे इंटरेस्ट सर्व होते हैं। एक तो आढ़तियों का जो एक नेटवर्क है उसका पॉलिटिकल नेक्सस भी रहता है, और स्टेट्स जो है वो मंडी से कंट्रोल इसलिए भी नहीं हटाना चाहती कि उससे कई तरीके से इंडस्ट्री से बेनिफिट्स उनको मिलते रहते हैं। जैसे किसी अगर कंपनी को सिंगल लाइसेंस चाहिए प्रोक्योर करने के लिए स्टेट में कहीं पर, तो देयर इज़ सम डायनेमिक्स इन्वॉल्व इन दैट। तो स्टेट गवर्नमेंट उससे अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कंपनी जाएंगे, जितना ओपन अप होंगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट अगर कुछ किसानों को सपोर्ट न करे, सिर्फ
मार्केटिंग लॉज ठीक कर दे, पूरे देश को एक ओपन एग्रीकल्चर मार्केट डिक्लेयर कर दे, जैसा नाम के तहत इनाम के तहत कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉनिकली ही, तो अगर फिजिकली भी जितने भी बैरियर्स हैं रिमूव कर दें, फ्री मूवमेंट हो, तो जब जब कोई चीज़ ओपन होगी अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को एंड प्रोड्यूसर्स को दोनों को बेनिफिट करेगी। तो अब नए दौर में खास करके जब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पूरा देश का फोकस है, इस टाइम पे जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, जितना ज़्यादा कंपनीज आएंगी और जितना फ्रीली वो बिजनेस कर सकेंगे, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को एंड कंज्यूमर्स दोनों को मिलेगा। तो आज पूरा माइंडसेट जो बदलने की ज़रूरत है वो प्रोडक्शन से हट के, कंट्रोल से हट के एक मार्केटिंग की तरफ और एक ओपन कंपटीशन की तरफ प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है स्टेट्स अब रियलाइज़ करती हैं कि ज़रूरत है इससे बेनिफिट इसी कानून का आज की तारीख में स्टेट को या कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को नहीं हो रहा है, बल्कि इसका मिसयूज होकर नुकसान हो रहा है। तो लेट इट बी लिटिल ओपन रेजीम, और मुझे लगता है कि सही दिशा में एक सही कदम दिख रहा है सरकार की तरफ से। सिराज साहब, क्योंकि मंडी जो है सबसे कमज़ोर कड़ी दिखती है अगर किसानों की उपज या फिर जो हम उनकी आय दोगुनी या फिर उचित मूल्य की हम जब बात करते हैं, काफ़ी कुछ प्रयास किए गए, जैसा कि कहा खान साहब ने, बहुत अहम है कि वही एक मैं कहूँ कि पॉइंट है जहाँ पर जाकर सब कुछ ऐसा लगता है कि रोकता है या फिर वो लक्ष्य से भटकता हुआ दिखता है। मंडी कानून ई नैम के जरिए हमने कोशिश की लेकिन उतना विस्तार नहीं दे पाए। ई नैम में भी कहा गया कि आड़ती इनडायरेक्टली तरीके से, दूसरे तरीके से उस पर पेनिट्रेट कर चुके हैं या करने की कोशिश हो रही है। मंडी को कैसे आप सुधार पाएंगे, कैसे सुधारने की जो मैं कहूँ कि विकल्प हैं वो क्या है? देखिए, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने, NDA 2 गवर्नमेंट ने कई कमिटीज़ बनाई, उनकी रिकमेंडेशन सब गवर्नमेंट के पास हैं। असल में ई नैम हमने कैबिनेट का अप्रूवल लिया, हमने ई नैम लागू किया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि किसी भी राज्य ने उसको ठीक से लागू नहीं किया, इवन गुजरात ने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मंडियों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, बहुत पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी मंडी के ऑपरेशंस में नहीं आने देना चाहते। आइडिया ये है कि मंडी में ट्रांसपेरेंटली बोर्ड पे लिख के आना चाहिए कि किस चीज़ का ऑक्शन किस प्राइस पे हो रहा है। अब वो नहीं हो पाया बदकिस्मती से। कई बार मॉडल लॉ, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, 2003 में आया, फिर 2018 में मॉडल लॉ आए। अगर इस बार चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है और पॉलिटिकल विल दिखाता है सेंटर, तो मुझे लगता है कि मॉडल लॉ में अगर राज्य सरकारें उसको लागू करेंगी तो ये किया जा सकता है कि सिंगल लाइसेंस हो जाए। अभी तो एक मंडी का लाइसेंस किसान उनको मिलता है, ट्रेडर्स को, एक दूसरी मंडी में वो ट्रेडिंग तक नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ई नैम तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसमें रिफॉर्म पॉसिबल है, और जो चीज़ें हमने देखा कि मंडी सिस्टम से बाहर है उनमें बहुत प्रोग्रेस भी हुई है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, ग्रेप्स महाराष्ट्र से 1400-1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने लगा ग्रेप्स का। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों में हमने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन वो सभी चीज़ों तक अभी रिफॉर्म्स नहीं पहुंचे। और सिंह साहब, क्योंकि मंडी को कैसे बदलेंगे और सिस्टम को, ट्रांसपेरेंसी जो कहते हैं कि पारदर्शिता, और वो ऐसी हो कि जिस पर सब कुछ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे और किसान उसका सीधा फायदा उठा सके। आपका बहुत ही वाजिब प्रश्न है, लेकिन हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें जो प्रेजेंट मंडी व्यवस्था है उसको समाप्त नहीं करना है। उस मंडी व्यवस्था जो APMC के द्वारा 1886 से शुरू हुई है, विभिन्न चरणों से होकर गुजर रही है, उसने भी बहुत काम किया है। किसानों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वहां पर आके बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समय के साथ निश्चित तौर पर जो विपणन में किसानों की ज़रूरत है, बाजार की ज़रूरत है, जो प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है, वो नहीं हो पाई। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कि जब मॉडल एक्ट दिया गया तो ये बहुत ही क्रांतिकारी प्रोविजंस हैं उसमें, जैसे कि एक जितने लाइसेंस होंगे वो लाइसेंस कोई मार्केट कमेटी नहीं जारी कर सकती है। मतलब कि सारे के सारे लाइसेंस जो भी होंगे वो यूनिफाइड लाइसेंस होंगे, मतलब एक ही लाइसेंस से पूरे प्रदेश में व्यापार कर सकते हैं। दूसरी स्थिति यह बनी कि यहाँ बात हो रही है कि एक रेगुलेटर, एक प्लेयर है, वही रेगुलेटर नहीं हो सकता है मंडी में। उदाहरण के लिए कि APMC मार्केट कमेटी जो होती है वो मंडी एक्ट को इन्फोर्स करती है, और जितने अदर चैनल्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट मार्केट हो, चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग हो, उन पर भी इन्फोर्स करता है। तो इसीलिए इसमें व्यवस्था की गई कि जो मार्केट कमेटी होगी वो एक सर्विस प्रोवाइडर के रोल में रहेगी, मंडी एक्ट को वो किसी पर इन्फोर्स नहीं करेगी, और यह पावर विड्रॉ कर ली गई। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत जरूरी है कहना
कि मंडी, प्राइवेट मंडी, अल्टरनेटिव चैनल बनाने के लिए 2003 से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिली उतना नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था। एक प्रमुख कारण यह था उसमें कि राज्यों ने क्या किया कि आप निजी बाजार लगाते हैं, निजी क्षेत्र में बाजार स्थापित करते हैं, जो वहां की अप्लीकेबल मार्केट फीस है उसको कलेक्ट करते हैं और राज्य सरकार को उसको दे देना होता है, मार्केट कमेटी को दे देना होता है। लेकिन इस मॉडल एक्ट में कहा गया कि आप जो भी यूजर चार्ज मार्केट कमेटी प्राइवेट मार्केट कलेक्ट करेगी वह अपने पास रिटेन करेगी। एक वायबल मॉडल दिया गया है ताकि प्राइवेट सेक्टर चूंकि इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसमें आकर इंटरेस्ट ले सके। लैंड और उनका इनकम दो ही रीजन था, दोनों को इसमें एड्रेस करने का कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि जब हम सीधी खरीद की बात करते हैं तो यह व्यवस्था थी कि आप एक परचेज सेंटर बनाएं तभी खरीद सकते हैं। हमने कहा नहीं, वह एक मॉडल हो सकता है। किसी बायर को लगता है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमको यक्स काम के लिए बाई करना है, हमको लाइसेंसिंग में नहीं जाना है, आप साधारण सिंपल तौर पर मार्केट कमेटी को या डायरेक्टर मार्केटिंग के स्टाफ को जो जिला स्तर पर पदस्थ है उसको रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, सूचित कर दीजिए और जाकर के खरीद कर लीजिए। हमने सिंह साहब, मेरा सवाल और देखिए कि जो नोटिफाइड मार्केट एरिया थी पूरे प्रदेश को तमाम सिंह साहब, मॉडल एक्ट में काफी कुछ अच्छे कदम है कहूं, लेकिन सवाल ये कि कितने राज्यों ने इसे लागू किया और जिन राज्यों ने लागू किया वहां के नतीजे क्या हमारे सामने हैं? कितने % बदला मंडी का हाल, कितना ज्यादा उसमें पहले की तुलना में भ्रष्टाचार कम हुआ? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके महाराष्ट्र में देख लीजिए 57 प्राइवेट सेक्टर में बाजार आ गई हैं, बाजार चल रही हैं। गुजरात है 27 वहां प्राइवेट सेक्टर में बाजार चल रही हैं। 932 सीधी खरीदी के लाइसेंस महाराष्ट्र ने दिया है। कर्नाटका की हाल देख ले, राजस्थान में 10 प्राइवेट सेक्टर में मार्केट आ गई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन हमारे आशा के अनुरूप, हमारे का मतलब किसानों के आय की आशा के अनुरूप बदलाव नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे होगा। नया मॉडल एक्ट अभी तक केवल 4 प्रदेशों ने अपनाया है। एक अरुणाचल प्रदेश ने अक्षरशः उसको अपना लिया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ कुछ प्रोविजन को छोड़ते हुए नहीं अपनाया है और उन्होंने भी अपनाया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे भी करें। एक चीज मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि ये 2017 अप्रैल 2017 में जारी हुआ है, तो अभी मुश्किल से 1-1.25 साल हुआ है। तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं राज्यों को और परसुएशन करने दीजिए, निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। और जो हाई पावर्ड कमेटी है इसका बहुत ही अहम रोल होने वाला है। हमारा जो विजन है कि किसानों मॉडल एक्ट के लिहाज से मंडियों में काम शुरू हो पाया है, 11%, उसमें से रिजल्ट कितना है ये कहना मुश्किल है। हालांकि आपने कहा कि वक्त कम है, लेकिन जो एक और आखिरी लाइन मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा रिएक्शन की राज्य क्या लागू कर रहे हैं इसके लिए जो नया ये कमेटी कहती है कि इंसेंटिव का प्रोविज़न करना चाहिए जब फंड का एलोकेशन हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, ये वाकई बहुत है। जब देखते हैं कि मॉडल एक्ट आप भेज दीजिए, सब कुछ बना दीजिए, लेकिन लागू करने वाले महज 4 राज्य हैं। मेरी समझ से वही तरीका अपनाएं जैसे एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में एपीडा को नोडल एजेंसी बना दिया है। अब एपीडा वो ड्राफ्ट पॉलिसी सर्कुलेट करने के बाद, कैबिनेट अप्रूवल के बाद फाइनल पॉलिसी सर्कुलेट किया। अब वो स्टेट्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। एपीडा की टीम जाती है, उनसे बात करती है, उनके कंसर्न्स एड्रेस करने की कोशिश करती है और एक एमओयू साइन कराते हैं। तो अभी तक 4 स्टेट्स के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और शायद एक कोई और स्टेट। हर महीने 1 या 2 स्टेट वो फाइनलाइज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि स्टेट्स को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस ये आएगा कि जब ये एक्ट पास होगा या इसको कमेटी की रिकमेंडेशन पे अबेंस में डाल देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को पहला कॉन्फिडेंस बढ़ा जाएगा। दूसरा, स्टेट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए मेरी समझ से एमओयू साइनिंग का प्रोसेस बड़ा अच्छा साबित हो रहा है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के केस में। ऐसा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी का रोल अब बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो खेतों से गुजरा है। अब जितना आगे फ्यूचर में रेवोल्यूशन होगा मार्केट यार्ड्स में होना है। उसी एफर्ट्स में, उसी इन्वेस्टमेंट में किसान को 3 से 5 गुना ज़्यादा आय हो सकती है जितना एफर्ट्स वो प्रोडक्शन साइड में डालता है। तो पूरा का पूरा तवज्जो अब इसी एरिया में आना है। इसलिए टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है और एग्री स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं और एफपीओ जो आ रहे हैं इनको ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि ये इनाम में भी अगर ये ट्रेडिंग करना सीख जाएं तो मेरी समझ से वाइडर पार्टिसिपेशन हो जाएगा फार्मर्स का कंपेयर टू अभी जो ट्रेडर्स कर रहे हैं। ओके, सब आखिरी कमेंट
क्या और कदम जिस तरीके से हम देख रहे हैं बदलाव के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कहा कि ई सिस्टम को हम लागू कर पाएँ या फिर मंडी की को और व्यापक या प्राइवेट सेक्टर को उसमें उतारना चाहें? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर्स की जो कमेटी है उस पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी उन राज्यों की समस्याओं को पहले सुलझाने की कोशिश करे जहां अगले 10 साल में या 15 साल में पानी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो बाकी मार्केटिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स आप हल कर सकते हैं जब भी चाहें, लेकिन पानी की समस्या आप अचानक नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैं तो उस कमेटी से ये अपील करूंगा, इसके बारे में मैं लिखता भी रहता हूं, कि आप पंजाब हरियाणा जर्नी के जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन वाले स्टेट्स हैं वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो उस क्राइसिस को हल करने के लिए सेंटर से मैं अपील करूंगा कि वो इन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करें, और जब उन्होंने सेंटर की मदद की, देश में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, आज उन्हें मदद की ज़रूरत है तो वो सेंटर को करनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि कृषि की जो उपज है उसका सही मूल्य कैसे मिले, और जो मंडियों की हालत है जिसके बारे में कमेटी ने कहा है कि वो बेहद ख़राब है, उसको कैसे बदला जा सकता है और भविष्य में क्या नए विकल्प हम अपना सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।